नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका नए एपिसोड में। आपका भी अभिनंदन। सर, आर्टिस्ट और लिटरेचर की जो रिलेशनशिप होती है जी। उसको लेके एक प्रश्न है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछना चाहूँगा। स्वस्थ शुभेच्छा। सर, किसी भी आर्टिस्ट को लिटरेचर पढ़ना ही चाहिए, आपने बताया ही है। तो भारतीय साहित्य और चीनी साहित्य दोनों में से कौन कौन ऐसे कवि हैं, लेखक हैं, या फिर कौन कौन सी रचनाएं हैं जिसको एक आर्टिस्ट को जिसे शुरू करना चाहिए एक आर्टिस्ट को पढ़ना? प्रश्न इसलिए अच्छा है क्योंकि आपने भारतीय और चीनी साहित्य कहा, तो चाइनीज़ लिटरेचर काफ़ी पुराना है और आपको शायद याद हो, आप ही ने मंगवाई थी चाइनीज़ पोइट्री को लेकर के। 3000 ईयर समथिंग। हाँ, ऑफ पोएट्री ऑफ चाइना। उसमें कितना प्राचीन चाइनीज़ लिटरेचर हमें देखने को मिलता है, मैंने कन्फ्यूशियस से भी पहले के समय का। तो चाइनीज़ पोइट कैसे सोचते थे, इंडियन पोइट से कितना भिन्न सोचते थे, वो पढ़ा जा सकता है। वो बहुत अच्छा संकलन है, एक तरह से मैग्नम ओपस कह सकते हैं कि तब के समय से अभी तक के चाइनीज़ लिटरेचर को वो रिफ्लेक्ट करता हुआ है ना। तो उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि वो लोग इंडियन सीयर्स इसलिए कह रहे हैं कि जो सीयर्स होते थे वही पोइट होते थे। वहाँ से दृष्टि लेकर ही हमारे यहाँ इंडियन पोइटिक्स आरंभ हुआ है ना। तो वैदिक साहित्य को ही सबसे पहले पढ़ना चाहिए हमारे यहाँ, वो फर्स्ट लिटरेचर है हमारे यहाँ का या विश्व का। तो चाइनीज़ लिटरेचर के लिए पहली किताब तो ये हो ही गई, जो एक बहुत अच्छा समग्र है। जहाँ तक भारतीय वाङ्मय की बात है, तो अगर हम संस्कृत लिटरेचर ही भारतीय वाङ्मय रहा है भी, वहाँ से शुरू करते हैं तो आप एक एंथोलॉजिकल अप्रोच शुरू हो जाएगा पढ़ने का। एंथोलॉजिकल का मतलब होता है कि क्या पढ़े और क्या सब न पढ़े। तो अगर आप एक कालिदास पढ़ते हैं तो हज़ारों आप भारतीय भाषा में लिखा हुआ साहित्य अगर नहीं पढ़ते हैं तो वो फ़िल्टर हो जाएगा, मतलब सेंसर हो जाएगा। काफ़ी कुछ नहीं पढ़ने से भी आपका मूल चीज़ पढ़ना हो जाएगा। क्योंकि समय कम है और बहुत है। बेस्ट है इसके लिए कि वैदिक साहित्य को थोड़ा सा पढ़ें, फिर लौकिक साहित्य में आ जाइए तुरंत। वैदिक साहित्य का मतलब आपका, हाँ, दो चार नाम अगर आप बता दें। वैदिक साहित्य का मतलब है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, बस खत्म। इसके अलावा कुछ उपनिषद में भी अगर, क्योंकि वो भी 100 है। हाँ, तो उपनिषदों की कहानियाँ पढ़ लीजिए, उपनिषदों की कहानियाँ पढ़ लीजिए। आपका जो पर्पज़ है वो फुलफिल होना चाहिए ना, उस पर्पज़ सर्व होना चाहिए। तो उपनिषदों की कहानियाँ पढ़ लीजिए, ठीक है, वैदिक कहानियाँ पढ़ लीजिए, हो गया। और एक दो उपनिषद अगर आप बताना चाहें। हाँ, उसमें बृहदारण्यक उपनिषद है, उसको आप अगर पूरा पढ़ना चाहेंगे। उपनिषद जो है वो वेद का जो फिलोसॉफिकल एसेंस है वो है। तो अगर आप फिलोसॉफिकल एसेंस लेना चाहें तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है, वो पढ़ सकते हैं। ईशावास्य उपनिषद बिल्कुल पहला है, बहुत छोटा टेक्स्ट है, वो पढ़ सकते हैं, कहानियाँ उसमें मिल जाएगी। या अलग से किताब भी आती है उपनिषदों की कहानियाँ, वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप पुराणों की कहानियाँ पढ़ सकते हैं, जो अब वैदिक साहित्य से हट गया बाबू। और लौकिक साहित्य का मतलब होता है रामायण महाभारत, फिर कालिदास, शूद्रक, भाष, भारवी, और फिर गद्य साहित्य में आ सकते हैं हम लोग बाणभट्ट, है ना। बाणभट्ट की चाहे वो आप कादम्बरी पढ़ लीजिए, उपन्यास, या हर्षचरितम पढ़ लीजिए। तो ये आपका जो हमारा उत्तर वैदिक एरा है, जहाँ से आपने चाइनीज़ लिटरेचर की बात शुरू की, वो पूरा हो जाता है। फिर सीधे आप आ जाइए 20वीं शताब्दी में, जो हमारे यहाँ हिंदी में कहानी कविता लिखी गई, उसमें भी आप दो चार पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। हाँ, कुछ नाम भाषा की दृष्टि से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, गहराई की दृष्टि से, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र में से कोई भी एक पढ़ेंगे तो हो जाएगा। आपको रुचिकर लगेगा ज़्यादा विद्यानिवास जी का, ठीक है। कथा साहित्य में अगर आप जाएंगे तो द्विवेदी जी के बाद
दो चार लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, जैसे निर्मल वर्मा हैं और अज्ञेय हैं। ये हो गया कवियों में श्रीकांत वर्मा और कुंवर नारायण जी। आपका हिंदी साहित्य पूरा हो जाता है। इसके बाद का जो मैंने इसके अलावा अगर कोई चीज़ और पढ़ना चाहें तो हमारे बनारस लखनऊ में काफ़ी कथाकार हुए हैं। यशपाल हुए हैं, भगवती चरण वर्मा हुए हैं, अमृतलाल नागर हुए हैं, शिव प्रसाद सिंह हुए हैं। इन लोगों का पढ़ सकते हैं। बस बात पूरी हो गई। सर अगर कुछ महिला कथाकार के भी नाम बताएं। महिला कथाकारों में मुझे लगता है कि आशापूर्णा देवी, इसमें चुगताई, कृष्णा सोबती, कुर्रतुल एंड हैदर हो गया। ठीक है सर, वी वुड लाइक टू कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज। हाँ, तो क्योंकि हमने बहुत ही प्रिसाइजली आपको बताया, हाँ, क्योंकि वैदिक वाङ्मय ही इतना बड़ा है, विहंगम है, विशाल है, बृहद है कि उसमें ही आप काफ़ी डूब सकते हैं। और कालिदास तो अवश्य ही। और अगर आपको रामायण महाभारत में महाभारत ज़्यादा पसंद है तो भास से शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा। तो अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा एनिमेटेड है महाभारत, तो भास से शुरुआत हो सकती है। और कालिदास तो बिल्कुल ज़रूरी है। साहित्य या अलंकार की दुनिया में जाने का प्रस्थान है, प्रवेश द्वार। इसलिए महाकवि कालिदास। मेघदूतम में मैंने देखा। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा, हाँ, मेघदूतम आपने देखा है ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुग्रह है मेरा कि थोड़ा सा भारतीय व्याकरण में भी आप रुचि रखिए। बिल्कुल। थोड़ा सा व्याकरण आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा। बीज पड़ गया है धीरे धीरे। हाँ, जैसे पातंजल महाभाष्य थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा वाक्य पदीय पढ़ लेते हैं, तो क्या होगा आपको बहुत वो सब जो पढ़ने में, जैसे मान लीजिए आप नैषधीय चरित्र पढ़ते हैं, भारवी का कहानी है, लेकिन वो आपको बहुत हेल्प करेगा। या मान लीजिए बाणभट्ट की कादम्बरी पढ़ते हैं तो शुकनासोपदेश पढ़ते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी जब आप उपनिषदों की कहानियाँ, आरण्यक पढ़ते हैं, ऐतरेय आरण्यक है, उसमें है कि बहुत सारे आख्यान हैं। आख्यान का मतलब कहानी है, जो पुराण में तो बाद में आया है। हमारे यहाँ जो आख्यान की पद्धति है, कहानी को कहने की जो विधि है, प्रविधि, वो अगर आप पढ़ें तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे शुनः शेप आख्यान है, वाग्बरस आख्यान, इसमें वाणी और मन को लेकर के झगड़ा हो गया था। तो आख्यान, छोटे छोटे आख्यान हैं, पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ आख्यान ही पढ़ते रहने का मन करेगा। फिर आप सीधे जातक कथाओं में आ जाएंगे, लोक कथाओं में आ जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इसमें प्रचुर कहानियों का जो कथा वाङ्मय है, प्रचुर रूप से है। तो ठीक है सर, बहुत ही हेल्पफुल रहा। हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं और मिलते हैं अगले बस एपिसोड में। आप भी मुझे सुझाते रहिए, मैं भी आपको सुझाता रहूँ। परस्पर देवो भव। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद।